साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है यह आपका विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें जो टेस्ट नंबर 1 है उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 1 है, परंतु इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट नंबर 3 के रूप में है। इसके शुरुआत के 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जो शेष बचे हुए 50 प्रश्न हैं उसको इस पार्ट 2 के तहत जो है पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सवाल है समान सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा, वर्तमान में गुजरात एक समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य है। तो यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना एक समान सिविल संहिता है। गोवा में एक समान पारिवारिक विधियां हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गोवा की समान सिविल संहिता की सराहना की थी। तो इस प्रकार से आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियमित करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। तो यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। तो यह कथन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन आपका पहला कथन गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और अन्य चीजों को भी देखें तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रकार से देखें, संविधान सभा द्वारा संविधान के अन्य सभी प्रावधान लागू किए जाने के पश्चात प्रस्तावना को लागू किया गया था। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यहां पर आपके 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन यह स्पष्ट रूप से दुर्लभ रोगों की परिभाषा प्रदान करता है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा, यह स्वैच्छिक व्यक्तिगत योगदान एकत्रित करने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित करने का प्रावधान करता है, यह कथन आपका सही है। तीसरा, यह आयुष्मान भारत योजना के तहत दुर्लभ रोगों के उपचार का प्रावधान करता है, तो यह कथन गलत है। अब देख लेते हैं। तो इसमें आपका केवल दूसरा वाला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। अब इसके बारे में अन्य चीजों को देखें तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के अर्थात आपके दुर्लभ रोगों के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ कई परामर्श के पश्चात दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को अंतिम रूप दिया गया। इस नीति के तहत दुर्लभ रोगों को नीति में परिभाषित नहीं किया गया, किंतु विशेषज्ञ की राय के आधार पर इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कंपनियों और लोगों को दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए एक मजबूत आईटी मंच के माध्यम से वित्तीय समर्थन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दूसरा कथन आपका सही है। तीसरे की बात करें तो दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए वित्तीय समर्थन राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसे शॉर्ट में RNA कहते हैं, कि अम्ब्रेला योजना के तहत प्रस्तावित है, न कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसलिए तीसरा कथन गलत है कि यहां पर केवल दूसरा कथन सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया है। तो यहां ऑप्शन देखिए, इसमें आपका जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद रहा है, इसमें ऐसा कहा गया है। तो 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा था कि भारतीय संविधान की संस्थापना मूल अधिकारों और राज्य के निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर की गई है। एक को दूसरे के ऊपर पूर्ण प्रधानता देने से संविधान का सामंजस्य या हार्मनी जो है वो बिगड़ता है। यह सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त
चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य की बात करें, ये 1951 का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के मध्य किसी भी टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। वहीं आपका जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला है, इसके बारे में थोड़ी बात करें तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के कार्यान्वयन हेतु मेनका गांधी वाद एक ऐतिहासिक वाद है। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यापक आयाम है और इसमें कई प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं और इनमें से कुछ ने विशिष्ट मूल अधिकारों की परिस्थिति में वृद्धि की है तथा अनुच्छेद 19 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी-सैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, इसके तहत आरबीआई सरकार से सीधे प्रतिभूतियों का क्रय करता है, यह कथन आपका गलत है। दूसरा, जी-सैप केंद्र और राज्यों के लिए उधार की समग्र लागत को कम करने में सहायता करेगा, तो दूसरा कथन सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जब तक अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं आती है तब तक वर्तमान समायोजन नीति के रुख को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आरबीआई गवर्नर द्वारा एक नए सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम या इंग्लिश में कहें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम जी-सैप के साथ बाजारों को उत्साहित किया गया है, जिसके माध्यम से आरबीआई वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी खुले बाजार से करेगा, ना कि सीधे सरकार से। इसलिए पहला कथन आपका गलत था। दूसरा कथन जो है, देखिए, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वित्त वर्ष 2022 में केंद्र और राज्यों के लिए उधार की समग्र लागत को कम करने में सहायता मिलेगी या सहायता करेगा, इसलिए दूसरा पॉइंट आपका सही था। आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है। पहला, इसके सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका सेवानिवृत्त सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होता है, बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन भारत की संचित नीति पर भारित होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि भारत की संचित नीति पर नहीं बल्कि राज्य की संचित नीति पर भारित होती है, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। डी, सरकार को प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं की प्रकृति केवल परामर्शकारी होती है, यह भी कथन आपका सही है, तो यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, यहां ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात यूपीएससी का अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अथवा उसी राज्य लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह होता है, किंतु वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए अर्ह नहीं होता है। और यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की भांति राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक जो है राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, गठन, कार्यों, शक्तियों तथा सदस्यों की नियुक्तियों हटाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो संसद में प्रक्रिया के नियम इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता, मतलब राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका मूल अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे तो 2 और 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो देखिए, संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब कौन सा ऐसे हैं? तो देखिए, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में प्रक्रिया के नियम, ये आपका संसद और उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए संविधान के मतलब इसको अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर संसद में प्रक्रिया का जो नियम है ये साधारण बहुमत से ही इस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। वहीं
राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा और साथ ही आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन से संशोधित किए जा सकते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान और संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन। इनके लिए राज्यों के अनुसमर्थन के साथ, आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और वहीं संविधान में अधिकांश उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस रीत से संशोधित किए जाने वाले उपबंधों में आपका मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्धारक तत्व हैं। इनमें संशोधन करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है। आगे चलते हैं। भारत और एक पड़ोसी देश एक्स की सीमा विवाद है। यदि उस विवाद को भारत द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को सौंपे बिना हल किया जाना है तो यह संपन्न हो सकता है किसके माध्यम से? तो किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना एक कार्यकारी कार्रवाई से। देखिए, वर्ष 1969 में 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसका निपटान कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विदेशी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र का अध्यर्पण सम्मिलित नहीं है, मतलब अपनी जमीन देना, क्षेत्र को सौंपना नहीं है। तो इसके लिए किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। परंतु देखिए, ये जो पूरा मामला था आपका, इस पूरे मामले को भी थोड़ा देख लीजिए किस संदर्भ में ये पूछा गया है। एक सेकंड देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान को बेरूवारी यूनियन अर्थात पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र का हिस्सा सौंपे जाने के निर्णय से राजनीतिक प्रतिरोध और विवाद उत्पन्न हो गया था। इस कारण राष्ट्रपति से परामर्श की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने के लिए संसद की शक्ति जो अनुच्छेद 3 के तहत उसे दी गई है, एक भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को अध्यर्पण मतलब देने या सौंपने, अध्यर्पण करने को सम्मिलित नहीं करती है। इसलिए भारतीय क्षेत्र को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही एक विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। यदि कोई क्षेत्र का हस्तांतरण कर रहे हैं तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 ये तीनों के तीनों दोनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात राज्य और निजी व्यक्तियों के दोनों के विरुद्ध। देखिए, संविधान के भाग 3 में सभी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15 जिसमें उपबंध किया गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 17 जिसमें यह कहा गया कि यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 यह मानव दुर्व्यापार, बेगार अर्थात बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिषिद्ध करता है। अनुच्छेद 24 यह किसी भी कारखाने, खान अथवा अन्य परिसंकटमय परिस्थितियों या गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन निषेध करता है। तो इस प्रकार से ये जो भी अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत अधिकारों के उल्लंघन के लिए निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा उपलब्ध है और राज्य यह सुनिश्चित करता है कि उचित कार्रवाई की जाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये वाला कथन भी सही है, यहां पर ये वाला कथन भी आपका सही है। तो दोनों कथन यहां पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संविधान में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19(1)(c) में अंतः स्थापित किया गया। अब क्या इसमें 19(1)(c) में क्या है? संगम या संघ या सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार। तो 1(c) में अंतः स्थापित किया गया जिससे सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार मानकर लोगों के अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सके। देखिए, ये जो 6 अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत जो 6 मूल अधिकार हैं,
ये 6 अधिकार केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, ना कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। इसके अतिरिक्त ये अधिकार केवल नागरिकों और किसी कंपनी के शेयर धारकों के लिए ही उपलब्ध हैं, लेकिन विदेशी या कानूनी व्यक्तियों जैसे कि कंपनियों या निगमों आदि के लिए नहीं है। इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 3 कथन दिए गए। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, परिषद के निर्णयों को अपने कुल संख्या बल के आधे भाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये गलत है। तीसरा, परिषद में प्रत्येक राज्य की मतदान हिस्सेदारी वोटिंग शेयर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में अन्य चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत की गई। जीएसटी परिषद की स्थापना 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। परिषद की गणपूर्ति अर्थात कोरम इसकी सदस्यता का 50% है, अर्थात परिषद की कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। जो दूसरा कथन है इसमें आपका, इसके संबंध में जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत अर्थात 75% से 75% बहुमत होना चाहिए, होने के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। कुल संख्या बल का आधे भाग नहीं, जैसा कि 2 में कहा गया है। तीसरा देखते हैं, जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य की मतदान हिस्सेदारी उसकी जनसंख्या पर निर्भर नहीं करती है, जैसा कि कथन 3 में कहा गया है। प्रत्येक राज्य की मतदान हिस्सेदारी समान है और सभी राज्यों के संयुक्त मतों में डाले गए कुल मतों का 2/3 भारांश होगा और केंद्र सरकार का मत भारांश है कुल मतों का 1/3 होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च नहीं है। यह गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। दूसरा, भारत में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था प्रचलित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रचलित है। तो पहला कथन आपका सही नहीं है, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही है, इसलिए आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो देखिए, ब्रिटिश राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय राज व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया अर्थात सम्राट या सम्राज्ञी वंशानुगत होता है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। संप्रभु तो है, मतलब संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसद की शक्तियों पर एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार आदि के माध्यम से अनेक प्रतिबंध आरोपित किए गए। तो इस प्रकार से यह संप्रभु या सर्वोच्च नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में मंत्रियों के पास विधिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति के किसी आधिकारिक कार्य पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होता है। तो यहां पर आपका पहला कथन गलत था, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति में निहित शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? वह किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, यह कथन आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है, यह सही है। तीसरा, वह केवल देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार कर सकता है, पूरे देश में नहीं, यह कथन आपका गलत है। तो यहां पर केवल आप देखें कथन 2 जो है वो सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता, बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। उक्त अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन प्रवर्तन का अधिकार निलंबित हो जाता है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका आर्टिकल 359 है, यह संपूर्ण देश या इसके किसी भाग तक विस्तारित हो सकता है, इसलिए कथन 3 आपका सही नहीं था। वहीं
अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को किसी राज्य के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्राधिकार प्रदान नहीं करता, इसलिए कथन आपका पहला भी गलत था। इस प्रकार से केवल दूसरा कथन ही यहां पर सही था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत 29 और 30 के तहत प्रदत्त सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 29 का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं बल्कि इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है। सही है। दूसरा, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन यहां पर सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधित है। यह उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लीप या संस्कृत है, तो ध्यान रखिएगा, विशेष भाषा, लीप या संस्कृत है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 29 जो है 29 ये जो है दोनों धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 29 में नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है, तो इसलिए पहला कथन आपका सही हो गया। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार देता है, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई। कौन सा अधिकार देता है? पहला, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। तीसरा, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों को तक ही सीमित है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक, धार्मिक या भाषाई, इन दो आधारों पर ही सीमित है और नागरिकों के किसी अन्य अनुभागों के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत बात कर रहे थे, उस तरह यहाँ उपलब्ध नहीं है। हालांकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। अनिवासी भारतीय भी इस योजना के लिए पात्र हैं, यह भी सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात PFRDA के अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत अब निवेशकों को उनकी संचित सेवानिवृत्त मूल निधि के 40% को वार्षिकी में परिवर्तित करना बाध्यकारी नहीं, क्योंकि वार्षिक आय और उच्च मुद्रास्फीति पर निम्न प्रतिफल ऋणात्मक रिटर्न में रूपांतरित हो रही हैं। नियामक शीघ्र ही NPS अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम में 5 लाख रुपए तक की बचत करने वाले अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति के समय पूरी राशि लेने की अनुमति प्रदान करेगा, जो कि वर्तमान में 2 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त इसके बारे में और बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इससे पहले NPS योजना में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया गया था या किया जाता था। हालांकि वर्तमान में आपका पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए इसे उपलब्ध करा दिया गया है। अब अनिवासी भारतीय भी जो हैं वो NPS खाता खोल सकते हैं। हालांकि भारत के प्रवासी नागरिक अर्थात OCI और PIO भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड धारक और हिंदू अविभाजित परिवार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF ये जो हैं NPS खाता खोलने के पात्र नहीं है। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो NPS नेशनल पेंशन स्कीम है, ये खाता केवल व्यक्तिगत रूप से ही खोला जा सकता है। इसे संयुक्त रूप से या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ओर से खाता संचालित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन सही था, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द अंतः स्थापित किया गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्दों को इसमें अंतः स्थापित किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्रस्तावना में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICESCR कानूनी रूप से एक बाध्यकारी दस्तावेज है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ICESCR की पर्यवेक्षी संस्था है। यह भी आपका सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे इसमें बात करते हैं। देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने की स्वीकार्यात्मक बाध्यता राज्य की होगी। न्यायालय ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति द्वारा परिकल्पित दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। न्यायालय ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICESCR का हस्ताक्षर करता था। अब इसके बारे में यदि बात करें, इस ICESCR के बारे में, तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, जिसे शॉर्ट में ICESCR कहते हैं, अपनी सहवाचा अर्थात नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और सार्वभौमिक घोषणा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को तैयार करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर मानवाधिकार संरक्षण का एक स्तंभ है। यहां ध्यान रखिएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को वर्ष 1948 में 1948 में अपनाया गया था। यह गैर कानूनी रूप से एक बाध्यकारी दस्तावेज था। इसके अतिरिक्त ICESCR एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। यह उन राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्माण करती है जो इसमें निहित मानकों से अंगीकृत करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ICESCR का पर्यवेक्षी निकाय है। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे शॉर्ट में ECOSOC कहते हैं, संकल्प के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए केवल जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही पात्र है, ना कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। यह कथन गलत है। दूसरा, संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यह कथन आपका सही है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से कोई नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है, ना कि प्राकृतिक रूप से नागरिक होने की स्थिति में। और साथ ही सभी भारतीय नागरिकों को संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है, दूसरा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों को गैर नियोजित बनाया क्योंकि, पहला कथन, राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे। बिल्कुल सही, मतलब संसाधनों की कमी थी। दूसरा, देश की विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होते, ये भी सही है। तीसरा, मूल अधिकारों को पहले से ही न्यायोचित बनाया गया था और निर्देशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक होता, तो ये कथन गलत है। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और चीजों को देखें तो देखिए, राज्य के नीति तत्व गैर न्यायोचित हैं तथा संविधान का अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन तत्वों का विधि निर्माण में प्रयोग करें। संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित और विधिक रूप से गैर परिवर्तनीय बनाया क्योंकि जो पहला कहा गया कि राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे, ये सही है। दूसरा, देश की विविधता और पिछड़ापन इनके कार्यान्वयन में बाधक होते, ये भी सही। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, जो तीसरा कथन कहा गया है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों को पहले से ही न्यायोचित बनाया गया और निर्देशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक होगा। ये सही इसलिए नहीं क्योंकि निर्देशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक नहीं होगा और वास्तव में उन्हें न्यायोचित बनाने से सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण तथा समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 70, अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समझ समता प्रदान करता है, विधियों के समान संरक्षण से नहीं। गलत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार होता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध करता है। इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 14 वर्ग आधारित विधि निर्माण को निषिद्ध करता है, परंतु नीति आदि जैसे युक्त
युक्ति युक्त वर्गीकरण को निषिद्ध नहीं करता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष योजना के तहत किसी धनी व्यक्ति को और किसी निर्धन व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार होता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, इसको किया जा सकता है साधारण बहुमत से। राजभाषा का प्रयोग, संसद और राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना, ये नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको भी किया जा सकता है। यहां देखिए चारों ही आपके सही हैं, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के अनेक उपबंधों या प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इनमें कौन कौन शामिल है? तो ये चारों तो जो है ये शामिल हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, संसद और राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन, ये शामिल है। इसके अतिरिक्त भी कुछ है, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन। अगला, राज्य विधान परिषदों का निर्माण या उसकी समाप्ति। इसके अतिरिक्त दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि हेतु परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए, उनमें संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना, जैसा कि हमने ऊपर बात की, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, संघ शासित प्रदेश, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो इन सभी को जो है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 72। समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु निम्नलिखित में से किस या किन मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है? पहला, जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करती है, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई राज्य अपने नागरिकों को संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को अप्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष लाभ प्रदान करता है, यह भी सही है। किसी भी अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए, यह भी सही है। तीनों ही आधारों पर हो सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पे देखिए बात करते हैं, संसद जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कुछ नियोजन या नियुक्तियों के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। तो पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत करता है, न कि निवास स्थान के आधार पर। तो जो दूसरा है, निवास के आधार पर विशेष लाभ प्रदान किया जा सकता है। तीसरा, अबाध संचरण एवं निवास करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के अधीन है। दूसरे शब्दों में, जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश एवं निवास और बसने का अधिकार प्रतिबंधित है। तो इसलिए तीसरा भी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए, चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है? यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। यह विश्व में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के सबसे बड़े पर्यावास स्थलों में से एक है। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में ओडिशा तट पर स्थित चिल्का झील में डॉल्फिनों की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी हो गई है। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अतिरिक्त आप इसको देखें तो चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का पश्च जल अर्थात लैगून है। इसमें ज्वारनदमुखी विशेषताएं पाई जाती हैं। यह भारत के प्रथम रामसर कन्वेंशन स्थलों में से एक है। इसके अतिरिक्त चिल्का झील विश्व में इरावदी डॉल्फिन के एकमात्र सबसे बड़े पर्यावास स्थलों के रूप में उभरकर सामने आई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि लैगून जो है भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर, ये लैगून है, ये भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्री पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार चिल्का कभी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा हुआ करती थी। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, यह कथन गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समयावधि जो है 3 वर्ष है, तो यह भी कथन आपका गलत है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कैसे सही हो जाएगा। देखिए,
राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो गया है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें उल्लिखित है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है, बिल्कुल सही बात है। यह संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है, यह भी सही है। यह विधायिका के लिए शक्ति का एक स्रोत है, यह गलत है। यह न्यायालयों में गैर न्यायिक है, यह सही है। देखिए, यदि बात करें तो प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधि की शक्तियों पर प्रतिबंध है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यात्मात्मक व्यवस्था का गुण माने जा सकते हैं? तो इसमें देखिए, आपका स्थिर सरकार का होना, शक्तियों का पृथक्करण, ये दोनों इसके गुण हैं, जबकि व्यापक प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी सरकार ये इसके गुण नहीं है। तो यहां पर आपका 2 और 3 मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अध्यात्मात्मक व्यवस्था का जो गुण है उसमें स्थिर सरकार आती है, नीतियों में निश्चितता का होना, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होना, विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन ये है। जबकि इसके दोषों में विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संघर्ष का होना, गैर उत्तरदायी सरकार का होना, जैसे यहाँ पे है उत्तरदायी सरकार तो नहीं, गैर उत्तरदायी सरकार होती है, सरकार निरंकुश हो सकती है, सीमित प्रतिनिधित्व होता है, ये सब दोनों है जो है इसमें नहीं शामिल होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह साइबर स्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों और नागरिक समाज के साथ सहयोग के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। भारत इस उद्घोषणा का एक पक्षकार है, यह सही नहीं है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में अन्य चीजों को देखें तो देखिए, 12 नवंबर 2018 को आयोजित पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस नागरिकों और अवसंरचनाओं के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले नए खतरों का सामना करने के लिए लोगों को एक साथ आने का आह्वान करता है। यह ध्यान रखिएगा, पेरिस कॉल सभी साइबर स्पेस के अभिकर्ताओं को एक साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित करता है और राज्यों को निजी क्षेत्र के भागीदारों, वैश्विक अनुसंधान और नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहां ध्यान रखिएगा, यूनेस्को और पेरिस शांति मंच में आयोजित इवेंट गवर्नेंस फोरम के दौरान वर्ष 2018 में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा पेरिस कॉल का आह्वान किया गया था। भारत इस उद्घोषणा का पक्षकार नहीं है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल में सम्मिलित होने के लिए भारत से आग्रह किया था। इस उद्घोषणा को अब तक 75 देशों ने अपनाया है, जो कि विश्व के समक्ष नए साइबर सुरक्षा संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक साथ आए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है तो उसके हिरासत में लिए जाने का कारण 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए, यह कथन गलत है। दूसरा, केवल संसद को निवारक निरोध पर विधि निर्माण का अधिकार है, यह भी कथन गलत है। तो दोनों कथन यहां पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को शीघ्र बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। उसकी गिरफ्तारी का कारण बताने के लिए 24 घंटे की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों के संबंध में निवारक निरोध की विधि निर्माण का विशेष अधिकार है। वहीं संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के सुरक्षा मामलों आदि पर निरोध संबंधी विधि निर्माण का अधिकार, मतलब दोनों को है। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं, यह कथन आपका सही है। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, यह कथन गलत है। तीसरा, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं, यह भी कथन गलत है। केवल पहला कथन सही है, तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में अधिनियमित आरटीआई अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त उस अवधि तक पद धारण करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। पहले ये 5 वर्ष का टेन्योर था।
अगला जो तीसरा है, आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इससे पूर्व यह प्रावधान हटा दिया है, इसने पूर्व का यह प्रावधान हटा दिया है कि जिसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते थे। तो इस प्रकार से यहां पर केवल पहला कथन सही है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा में, ना कि विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में। तो इसलिए पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसको किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती संविधान संशोधन अधिनियम मतलब विधेयक लाने के लिए। आगे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो यह कथन आपका सही है। दूसरा, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है, यह कथन गलत है। तीसरा, 1991 में वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था, यह भी कथन गलत है। तो केवल यहां पर पहला कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 360 आर्टिकल 361 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह, ध्यान रखिएगा, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, जबकि अन्य मामलों में 1 माह का समय है। तो यहां पे 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी प्राप्त हो जाने के पश्चात वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे वापस ना लिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा वापस ली जा सकती है। इस तरह की उद्घोषणा के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और अभी तक किसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, जबकि 1991 में वित्तीय संकट आया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से उल्लिखित हैं? देखिए, यह निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है, यह कथन गलत है। यह निर्देश करता है इसके सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं, तो यह भी कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, यह सेवानिवृत्त हुए निर्वाचन आयुक्तों को भविष्य में सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है, यह भी कथन गलत है। यहां पे तीनों कथन आपके गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों गलत है। देखिए, भारत का संविधान अनुच्छेद 324 के तहत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन करता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता चाहे विधिक हो, शैक्षणिक हो, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 324 का खंड उपबंधित करता है या कहता है कि संसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती है, किया नहीं गया है। वहीं इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक पद धारण कर सकते हैं। हालांकि वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, इसलिए दूसरा वाला कथन भी आपका गलत हो गया। जो तीसरा वाला कथन है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को सरकार के अधीन अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो यहां पर तीसरा वाला कथन भी आपका गलत है, इसलिए कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय जो उपाधियां होती थी उनको प्रतिबंधित करता है। दूसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। तो यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, उपाधि और उपलब्धि दोनों ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से स्वीकार कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला कथन, एक सेकंड, पहला दूसरा दोनों जो है वो सही नहीं है। एक सेकंड, यहां पे देखिए आपका दूसरा कथन तो गलत, दूसरा कथन जो है वो गलत है। पहला कथन भी इस संदर्भ में गलत है क्योंकि देखिए अनुच्छेद 18 जो है वो औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत कुलीन उपाधियों
कुलीन उपाधियों जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर आदि को भी प्रतिबंधित करता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को महाराजा नाम रखने से हालांकि यह जो है किसी व्यक्ति को महाराजा नाम रखने से प्रतिबंधित नहीं करता। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति महाराजा रवि जैसे नाम का चयन कर सकता है। तो इस प्रकार से यह राज्य को केवल इस तरह के वंशानुगत उपाधियों को प्रदान करने से रोकता है, वंशानुगत उपाधियों को प्रदान करने से रोकता है, उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। इसलिए पहला वाला भी आपका गलत है। तो यहां पर दोनों में से कोई सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के लागू होने से घटित हुआ, क्या घटित हुआ? देखिए, इससे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित करना ये हुआ। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों का गठन जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत होता है। जबकि जो तीसरा वाला है सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत जो है ये आपका 1853 के चार्टर एक्ट के तहत होता है। देखिए, यह करने का इस तंत्र को स्थापित करने का प्रयास जो है आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, परंतु हो नहीं पाया था। तो यहां पर इसलिए आपका सी ऑप्शन केवल पहला कथन ही सही है। आगे देखते हैं। विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्यापक व्याख्या की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित होते हैं? तो देखिए, इसमें आपकी विदेश यात्रा करने का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। देखिए, इसके संदर्भ में जो इतना विस्तार आया है वो आपका मेनका गांधीवाद जो 1978 का है उसके बाद आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल पीड़ित व्यक्ति अधिकार परीक्षा रिट की मांग कर सकता है, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के अलावा भी मतलब आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति इसके अधिकार परीक्षा की मांग करे, कोई इच्छित व्यक्ति भी मांग कर सकता है। मतलब दोनों कर सकते हैं, चाहे इच्छित व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति, दोनों ही कर सकते हैं। इसलिए पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, यह कथन आपका सही है। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, परमादेश की बात करें, सबसे पहले परमादेश की बात करते हैं। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक आदेश है जिसे न्यायालय द्वारा एक लोक सेवक को उसके आधिकारिक कार्यों का कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, जिसे करने में वह या तो विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अधीनस्थ न्यायालय, एक अधिकरण या सरकार के विरुद्ध समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, उसमें एक निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, ऐसे विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिनका कोई सांविधिक आधार नहीं है, या जब कर्तव्य विवेकाधीन हो तथा अनिवार्य नहीं हो वहां भी जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए यहां भी इसको जारी नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध जो अपनी न्यायिक क्षमता में कार्यरत हों, इनके विरुद्ध भी परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं। वहीं अब उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को जारी किया जाता है, या तो अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले को उसे स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को समाप्त करने के लिए। यहां ध्यान रखिएगा कि पहले उत्प्रेषण रिट जो है केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता था और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं। किंतु 1991 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को पारित करना होगा किसके माध्यम से? संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नाम परिवर्तन संबंधी विचाराधीन विधेयक को 2 शर्तों को पूरा करना होता है। ऐसे विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, विधेयक की अनुशंसा करने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उनके मत व्यक्त करने हेतु संदर्भित करता है। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती हैं? देखिए, पहला, संसद में दिए गए बयानों संबंधित मामलों के लिए मंत्री, ये बिल्कुल नहीं आता है।
सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, तो ये भी नहीं है। तीसरा, विदेशी अविदाय विनियमन अधिनियम अर्थात FCRA के तहत दान प्राप्त करने वाली सभी इकाइयां, ये भी नहीं आता है, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यद्यपि लोकपाल के क्षेत्राधिकार का विस्तार मंत्रियों तक है, फिर भी यह मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा संसद में कही किसी बात या संसद में किए गए मतदान के मामले में किसी भी तथ्य की जांच नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को लोकपाल के दायरे या क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। हालांकि सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। वहीं तीसरी की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार विदेशी अविदाय विनियमन अधिनियम FCRA के संदर्भ में विदेशी स्रोतों से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक अविदाय प्राप्त करने वाली संस्थाओं को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। 10 लाख से अधिक वाले को, न कि सभी को। तो यहां पे आपका प्रश्न सभी के लिए लिखा है, इसलिए गलत हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने कर भुगतान करने के कर्तव्य की मूल कर्तव्य के रूप में अनुशंसा की, सही है। इसने मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना या दंड का सुझाव दिया। ये दोनों ही सुझाव इनके द्वारा दिए गए थे, परंतु इसको सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। 1976 में मूल कर्तव्यों के विषय में अनुशंसा करते हुए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और जो 2 बातें इसमें कही गई हैं, ये इनके द्वारा अनुशंसा की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, परंतु सरकार के द्वारा इसको माना नहीं गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची थी, बिल्कुल सही है। इसे कृषि सुधारों संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था, यह भी सही है। तीसरा, इस अनुसूची के तहत सम्मिलित सभी विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान किया जाता है, यह कथन गलत है। पहला दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसे जो ये आपका था, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा सृजित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि सुधार संबंधित कानूनों को संरक्षण करने और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए 31A के साथ एक नया अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। वहीं यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो तीसरा वाला कथन है, जनवरी 2007 में, देखिए पहले क्या था, प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से रक्षा करने के लिए किया गया था, परंतु जनवरी 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक पुनर्विलोकन से कोई निर्बंध उन्मुक्ति मतलब नहीं हो सकती, मतलब उनको उन्मुक्ति नहीं दी गई, उनका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। न्यायालय द्वारा कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची के तहत एक कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या मूल ढांचा का उल्लंघन करते हैं। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, ये बिल्कुल सही है। संविधान इन कर्तव्यों के परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है, ये सही है। तीसरा, अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है, यह कथन आपका गलत है। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन। देखिए, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, और इसके माध्यम से संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था और इसके तहत अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। यहां ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा कथन कहा गया है, ये संविधान कर्तव्यों की पूर्ति करने के आधार या शर्त पर अधिकारों का उपभोग करने का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए आपका कथन 3 जो है ये गलत है। तो यहां पहला दूसरा सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 92 पर। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला डुम्सडे ग्लेशियर, जिसे थ्वाइट्स ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, ये निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहां पे? अंटार्कटिका में स्थित है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित कर सकता है,
बिल्कुल कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है, यह कथन गलत है। तो यहां पर केवल पहला वाला कथन सही है। देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ना कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में जो आपातकाल लगा था, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा करने की सलाह दी थी। बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा इस संदर्भ में अकेले निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करते हुए सुरक्षा प्रावधान को आरंभ किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि मंत्रिमंडल की सहमति से ही आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान वित्त आयोग की संरचना का उपबंध करता है, बिल्कुल। आर्टिकल 280 में सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंदर आने वाले व्यक्ति नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, यह भी सही है। तो इस प्रकार से आपका तीनों कथन यहां पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, पीबी राज मन्नार जो कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे, जो कि आपका कथन 3 को संतुष्ट करता है। आगे चलते हैं। भारत के समुद्र पारी भारतीय नागरिक ओसीआई के कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओसीआई कार्ड धारक जो है भारत में दीर्घकालिक या दीर्घावधि वीजा मुक्त यात्रा और प्रवास प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओसीआई कार्ड धारक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे कि नीट और जेईई में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं, ये भी सही है। ओसीआई कार्ड धारकों को 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार पुनः जारी दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने समुद्र पारी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब ओसीआई कार्ड धारकों को वर्तमान में आवश्यक कई बार के बजाय 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार अपने पुनः जारी दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर को स्पर्श नहीं करती है? तो तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया की करती, परंतु आर्मेनिया की नहीं करती है। देखिए, काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा हुआ है, ना कि आर्मेनिया से। इसको एक बार आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटोमन तुर्कों द्वारा आर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्या को आधिकारिक तौर पर नरसंहार के कृत्य की संज्ञा दी, एक्ट ऑफ जीनोसाइड की संज्ञा दी। आगे चलते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाला रिटेल डायरेक्ट सुविधा प्रदान करता है, खुदरा निवेशकों को सीधे आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने घोषणा की है खुदरा निवेशक सीधे सरकारी प्रतिभूतियां जीसेक में निवेश कर सकते हैं। आरबीआई खुदरा निवेशकों को सीधे आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने में सक्षम बनाने हेतु रिटेल डायरेक्ट नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। आगे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक राज्य में अधिरोपित राष्ट्रपति शासन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है, सही है। राष्ट्रपति राज्य हेतु विधियों का निर्माण करता है, तो राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि संसद करता है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय परिषद है, यह कथन आपका गलत है। तो यहां पर पहला वाला सही है, दूसरा कथन गलत है। क्षेत्रीय परिषदें या जोनल काउंसिल संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इसमें क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री शामिल होते हैं। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच सहज समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषद संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित वैधानिक निकाय हैं, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है: उत्तरी, पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र। जबकि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 से एक पृथक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया है। संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरूवारी यूनियन मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत है, बिल्कुल सही है। LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इस प्रकार से इस वीडियो में हम इन लोगों ने इन प्रश्नों की पूरी व्याख्या की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।